तो आज हम हमारा टॉपिक है यूकैरियोट्स। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ाया था। तो यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ना है और उसका एक ऑर्गेनेल है जिसका सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में पढ़ना है हमें। तो ये दो टॉपिक है। यूकैरियोट जैसे मैंने बताया था, यू मतलब होता है ट्रू और कैरियोट्स मतलब होता है, कैरियोन से बना है, ये ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है नट शेल मतलब न्यूक्लियस। तो जो एक हमारा किंगडम था मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया और आर्किया आता है, वो सब वो तो प्रोकैरियोट्स में आ गए। और बाकी जो किंगडम जैसे प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल, फंजाई, ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में बस डिफरेंस ये बताया था कि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। इसी तरह जो इसमें यूकैरियोट्स में मेन इसमें डिफरेंस ये है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। लेकिन इसमें मेन क्या है, इसमें और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं। उसमें क्या सारे फंक्शंस जो है उसी में सेल में और राइबोसोम और साइटोप्लाज्म कर लेता है कि इसमें हर एक काम के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। और हर कंपार्टमेंट का बाउंड्री क्या है, एक मेम्ब्रेन है जिसको, और वो सारे कंपार्टमेंट जो भी अलग अलग कंपार्टमेंट है उसको वो ऑर्गेनेल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करती है वो। जैसे मान लीजिए एक सेल है, इसमें कंपार्टमेंट बने हुए हैं बहुत सारे। तो ये सब एक अलग अलग ऑर्गेनेल है, ये मैं रफली बता रहा हूँ। इतने सारे इसमें ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब कंपार्टमेंट की हम कह सकते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया उसका, साइटोप्लाज्म के अंदर ही अलग अलग कंपार्टमेंट बने होते हैं और सब में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है। इसके अलावा भी एक तो न्यूक्लियस हो गया जो सेल के अंदर होता है और वो न्यूक्लियर एनवेलप से कवर होता है वो। इसके अलावा ऑर्गेनेल और इसके अलावा जो है, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स के सेल में कि उसमें लोकोमोशन के लिए सिलिया और फ्लैजिला है। ठीक है। और पीली है। इसी तरह इसमें मूवमेंट के लिए लोकोमेट्री और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये सब होते हैं। और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। जितने भी यूकैरियोट एक सेल है, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल, प्लांट, सबके बारे में पढ़ना है हमें। लेकिन अभी हमारा मेन है तो इस पर प्लांट और एनिमल। तो प्लांट जो है प्लांट और एनिमल सेल भी इसमें कुछ ऑर्गेनेल इसमें होते हैं, प्लांट में कुछ जो ऑर्गेनेल एनिमल सेल में नहीं होते हैं। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, प्लास्टिड्स है, और जिसको वैक्यूल जो होते हैं सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होते हैं। एनिमल्स में छोटे वैक्यूल होते हैं या नहीं होते हैं। और इसमें एनिमल सेल में ऐसे सेंट्रियोल्स होते हैं जो प्लांट सेल में पाए नहीं जाते हैं। ठीक है। प्लांट सेल में जो है सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देखें अगर हम एनिमल सेल का, मैं रफली स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये मान सकते हैं ये एनिमल सेल बना रहा हूँ। ठीक है। तो इसका बीच में ये हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है। ये हो गया इसका, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और इसका ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें राइबोसोम भी लगे होंगे छोटे छोटे। तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बिना राइबोसोम के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसके ये इसका न्यूक्लियर एनवेलप है। तो ये न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और बाकी ऑर्गेनेल होते हैं बहुत सारे, ये लाइसोसोम, पेरियोक्सोसोम,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, एक और होता है इसका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस तरह का शेप होता है जो इससे मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये हो गया हमारा गोल्गी एपेरेटस। और एक इसका मेन होता है जो प्लांट में नहीं पाया जाता है, वो इस तरह का शेप होता है इसका। ये सेंट्रियोल हो गया। तो ये सारे इसके हैं स्ट्रक्चर्स, ये सारे ऑर्गेनल है जो हमें पढ़ना है इसके एक एक करके। तो सबसे पहले इसी तरह प्लांट सेल में भी सारे बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम ही होते हैं ऑर्गेनल के। उसमें एक एक्स्ट्रा होता है, जैसे ये प्लास्टिड्स होते हैं, वो इसमें नहीं होता बाकी। और उसमें सेल वॉल होते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी के साथ सेल वॉल भी होते हैं। तो हमें पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। पहले हम इसका बहुत बेसिक इसका देख लेते हैं क्या है इसका बेसिक। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करता है। तो बेसिक सी बात है। इसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है काम की, कुछ मॉलिक्यूल्स और मटेरियल को अंदर आने के मतलब आसपास करता है, इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो सेलेक्टिवली होता है, मतलब वो सेलेक्ट करता है कुछ को आना है कुछ को नहीं आना है। सेमी इम्पेरिमेबल मेम्ब्रेन जैसे बताया था केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, सेमी इम्पेरिमेबल मेम्ब्रेन होता है वो। ठीक है, जब और एक और चीज़ है जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है फॉर द लाइफ, मतलब हर एक सेल को चाहिए होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है सेल के से और फिर सेल के बाहर जाता है। फिर जो रेस्पिरेशन होता है, फिर सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन सेल लेता है। तो हम जैसे मान सकते हैं हमने इनहेलेशन किया, फिर सर्कुलेशन हुआ तो हमें ऑक्सीजन गया, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी जब वो पहुंचेगा सेल के पास। और अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ही नहीं सेल के अंदर। तो क्या सेल के अंदर कंसंट्रेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो है, कम है ऑक्सीजन का, और बाहर ज़्यादा है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये होता है और इसे ही कहते हैं हम डिफ्यूजन। इसी तरह मान लीजिए जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ अंदर टर्न, जब रेस्पिरेशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बाहर कम होगी, फिर वो हायर से लोअर में जाएगा। तो इसी तरह ट्रांसफ़र होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन जो एक मूवमेंट है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यही जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ये जो इसका लॉ है कि हायर से लोअर में जाएगा। ठीक है, हायर से लोअर में जाएगा। ये लॉ को इस लॉ को वाटर भी मानता है, वाटर भी ओबे करता है। लेकिन वाटर में अगर ये मूवमेंट होता है तो वाटर में हम दो चीज़ देखेंगे कि वाटर में एक तो खुद वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, उसके अंदर अगर कुछ पार्टिकल्स है तो वो सॉल्यूट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे हम देखेंगे सॉल्वेंट का कि वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूट से ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर है तो वाटर में अगर वाटर है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जैसे कि हमने नमक घोल दिया पानी में तो नमक की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और वो सॉल्वेंट का कम हो गया, सॉल्यूट ज़्यादा हो गई, सॉल्वेंट कम होगा, तो यहाँ बोलेंगे हम कि वाटर कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो जब ये मूवमेंट होता है वाटर का फ्रॉम थ्रू सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये हो गया हमारा इन केस ऑफ वाटर। सेम जो प्रोसेस है इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब हायर से लोअर में जाएगा। और उसको उल्टा देखें तो टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जिधर हायर ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो सॉल्यूट में देखेंगे हम, सॉल्यूट में ये मामला उल्टा हो जाता है, सॉल्यूट जिधर हायर होगा उधर जाएगा और सॉल्वेंट जिधर लोअर होगा उधर जाएगा। तो हमें यहाँ पे सॉल्वेंट को लेके चलना है, मतलब वाटर को लेके चलना है, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा।
ताकि ये चीज़ याद रखनी है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में ऑस्मोसिस का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सॉल्वेंट में हायर टू लोअर होगा, सॉल्यूट में लोअर टू हायर होगा। तो ऑस्मोसिस, इससे हमें जो है अगर हम कोई भी सेल को किसी सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है, या तो सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन उस सॉल्यूशन के ज़्यादा होगी तो वो जो और सेल से ज़्यादा होगी, सेल में अगर सॉल्वेंट का वाटर कंसनट्रेशन और जो सराउंडिंग होगा उसमें ज़्यादा होगी, तो जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ से कम वाले में आएगा ना। यही तो प्रोसेस कहता है ऑस्मोसिस। तो वाटर क्या होगा, सेल के अंदर आ जाएगा, इससे क्या होगा, सेल स्वेल कर जाएगा। अगर इसका उल्टा देखें तो अगर जब सेल में ज़्यादा कंसनट्रेशन होगा और बाहर कम होगा तो बाहर सेल से बाहर चला जाएगा वाटर, तो इस केस में सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और हमें एक और चीज़ देखनी है, जब मैं कह रहा हूँ कि वाटर के कंसनट्रेशन ज़्यादा है सराउंडिंग में, इसका मतलब क्या है, वो जो उसमें सॉल्यूट कंसनट्रेशन बहुत कम है, इससे वजह से वो सोल्यूशन क्या डाइल्यूट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने वो ले लिया, किशमिश ले लिया, ठीक है। उसको बताने के लिए किशमिश सेल नहीं है, सेल मान लेते हैं किशमिश को, तो मैंने पानी में डाल दिया, सादे पानी में, तो क्या होगा, सादा पानी तो बिल्कुल साफ, सॉल्यूट है ही नहीं हुआ, बहुत कम है, हमें नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। तो उसमें कि सॉल्यूट कंसनट्रेशन बहुत कम है, इसका मतलब क्या है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ, कंपेयर करेंगे हम अगर हम सेल से या कि किशमिश से, तो क्या होगा, कुछ देर बाद सारा वाटर जो है, बहुत सारा वाटर जो है किशमिश में आ जाएगा, सारा नहीं आएगा, कुछ आ जाएगा, जिससे क्या होगा, किशमिश स्वेल कर जाएगा। तो इस केस में हम ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें किशमिश डालने से स्वेल कर जाता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, सादा पानी वाला जिसमें कंसनट्रेशन लो होगा, सॉल्यूट कंसनट्रेशन लो होगा। ऐसे पानी में अगर हम सेल को डालेंगे तो सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक। दूसरा केस है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है कि कंसनट्रेशन दोनों बराबर है, इक्वल है, जो सेल है उसका कंसनट्रेशन जितना था वाटर का उतना ही सराउंडिंग में कंसनट्रेशन उतना ही है, तो कोई कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। पानी इधर से इधर आराम से सेम परमेबल मेम्ब्रेन में ट्रैवल कर सकता है, किसी का कम ज़्यादा नहीं होगा। और उसके साइज़ क्या रहेगी, किसमें इसकी सेम टू सेम रहेगी, इसमें साइज़ बढ़ गई थी, इसमें सेम टू सेम रहेगी। तीसरा है हाइपरटोनिक। इसमें क्या होता है, वही तीसरा मैंने बताया था कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट की, वो मतलब सेल के बाहर जो सराउंडिंग्स है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड है सॉल्यूशन वो, और इसके वजह से इसका मतलब क्या है, वाटर की कंसनट्रेशन बहुत कम है, तो वाटर की सेल में ज़्यादा है, तो क्या होगा, सेल हायर टू लोअर जाता है वाटर, तो सेल से सारा वाटर बाहर चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमें पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। उससे पहले हम देख लेते हैं जो मैंने बताया, एग्जांपल दिया था आपको कि वो कर लेता है हाइपोटोनिक का। सो एग्जांपल ये है कि जैसे कि यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और मोस्ट जो प्लांट सेल है वो वाटर ऐसे ही एब्जॉर्ब करते हैं, जब रूट जो होते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही यूज़ करते हैं। ऑस्मोसिस एग्जांपल है ये यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और रूट प्लांट रूट, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, वो इसी प्रोसेस से करता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बताया है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है और ये लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ होता है। ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि ये निगल सकता है, मतलब फूड को और अदर मटेरियल को इनगल्फ कर सकता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एंडोसाइटोसिस। जैसे कि अमीबा है, अमीबा अपना जो फूड मटेरियल ऐसे ही एब्जॉर्व करता है सेल मेम्ब्रेन की ही मदद से, ठीक है। तो इसके बारे में जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो हमें 1950s के बाद ही एब्जॉर्व किया गया, लेकिन वो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, लेकिन उससे पहले अलग अलग केमिकल स्टडीज़ होते थे। ये नहीं है कि उसका स्ट्रक्चर ही देखा जाएगा, उसका स्ट्रक्चर कैसे पता चल रहा है दूसरे तरीके से बिना देखे हुए। केमिकल स्टडीज़ की गई थी RBCs पे, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स पे,
या इरेथ्रोसाइट्स पे। तो उसमें अलग अलग बहुत सारी स्टडी की गई और उसको एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बताया गया केमिकल स्टडीज़ की मदद से कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और इसमें जो लिक्विड है वो बाइलेयर होते हैं। ये हमें केमिकल स्टडीज से पहले ही बता दिया गया था। और इसमें ये बताया गया कि जो पोलर जो है साइड होता है उसका वो बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है। ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है, लेयर है, तो पोलर जो होगा इसका बाहर की तरफ होगा, या तो इधर होगा इधर होगा पोलर, ठीक है। और नॉन पोलर होगा वो अंदर होगा। मतलब पोलर मतलब क्या है, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर होगा, ठीक है। तो ये हमें बताया गया पहले। और ये जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं जो वो सैचुरेटेड कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन से, जो हमें एक्वस इन्वायरमेंट से बचाते हैं। जो बाहर होकर वाटर एक्वस इन्वायरमेंट है वो ट्रैवल नहीं करने देता आसानी से, वरना क्या मतलब रह जाएगा, कुछ भी आएगा जाएगा सेल में। सेल को तो जो चीज़ चाहिए वो आनी चाहिए ना, हर चीज़ थोड़ी ना आ जाएगी सेल के अंदर, ठीक है। तो ये जो और ये भी बता दिया उन लोगों ने कि लिपिड कंपोनेंट जो है जो अंदर वो फॉस्फोग्लाइसराइड से बना हुआ होता है, ठीक है। खैर ये तो यही पहले की बात। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई माइक्रोस्कोप्स के आने के बाद, तो ये साफ साफ मालूम पड़ गया कि सेल मेम्ब्रेन जो है, सही बात है कि वो लिपिड बाइलेयर से होता है। और उसमें ये एक और चीज़ जोड़ी गई कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट भी होता है बाइलेयर के लिपिड के साथ, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। ये इसमें ऐड किया गया केमिकल जब माइक्रोस्कोप से देखा गया इलेक्ट्रॉनोस्कोप से, ठीक है। लेकिन ये है कि वो प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो है हर एक सेल में अलग, हर एक मेम्ब्रेन में अलग अलग रेशियो हो सकते हैं। जैसे कि आरबीसी में कुछ और होगा रेशियो, डब्ल्यूबीसी में कुछ और होगा, ठीक है। और अलग अलग सेल, लीवर सेल का अलग होगा मेम्ब्रेन, उसके मेम्ब्रेन का हार्ट सेल का अलग होगा, ठीक है। एक हमें बता भी दिया गया कि जो आरबीसी का बता दिया गया कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन से बना होता है और 40% लिपिड से बना होता है, ठीक है। इसमें ये सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का होता है जो मैंने बताया, स्टडी से बताया गया कि पोलर हेड जो होते हैं ये इस तरह का शेप होता है, ये पोलर हेड है और ये नॉन पोलर टेल है। तो ये जो होता है ये फॉस्फेट से बना होता है और ये ग्लाइसराइड से बना होता है, मतलब लिपिड फॉर्म में होता है, इसलिए हम फॉस्फोग्लिसराइड से ये पूरा नाम उसका दिया गया है, ठीक है। अब जो है इसमें प्रोटीन होती है वो काफ़ी तरह का होता है। इसका शेप इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे चाशनी होता है उसमें गुलाब जामुन डूबे हुए होते हैं। तो चाशनी जो गुलाब जामुन है बहुत सारे वो प्रोटीन हो गए, और चाशनी जो हो गया वो हमारा ये वहाँ पे पूरा बाइलेयर हो गया। बाइलेयर इस तरह से होता है अपोजिट साइड में बिल्कुल की तरह। तो प्रोटीन जो है इसमें काफ़ी तरह से होते हैं। ये प्रोटीन हो गए जो ये प्रोटीन के सरफेस भी होता है और कुछ आधा ब्यूरेड होता है अंदर, और एक पूरा ही ब्यूरेड होता है अंदर। और जो बाहर इसके निकल गया कुछ जो इसमें जो ये सब शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो ये प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है शुगर, उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड से जुड़ा होता है वो ग्लाइकोलिपिड कहते हैं उसको, ठीक है। तो प्रोटीन का हमने क्लासिफिकेशन किया है इसमें फर्दर स्टडी करने के लिए कि प्रोटीन कितने तरह के होते हैं। तो क्लासिफिकेशन इस बेस पे किया हम कि हम कैसे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर हमने इसमें दो तरह से बांटा गया, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। मतलब पेरिफेरल मतलब ये वाले हो गए जो सरफेस पर होते हैं, सिर्फ सरफेस पे जो है वो पेरिफेरल है, या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स है। और जो ब्यूरिड होते हैं या तो पूरे ब्यूरिड होंगे या थोड़े से ब्यूरिड होंगे, आधे ब्यूरिड होंगे, उसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये तो पूरी स्टडी हो गई। उसके बाद एक साइंटिस्ट है जो है सिंगर एंड निकोलसन इन 1972।
इन्होंने यही बात बोली कि जो पूरा जो मेम्ब्रेन होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, क्वासी फ्लूइड या सेमी फ्लूइड, ओवरऑल बाइलेयर। इसी की वजह से क्या होता है, वो प्रोटीन जो है ट्रैवल कर सकते हैं लेटरली। अगर वो नहीं होता लिक्विड तो प्रोटीन ट्रैवल नहीं करते, तो ट्रैवल करते हैं उस मेम्ब्रेन पर, तैरते रहते हैं, जैसे कि बताया ना गुलाब जामुन और चाशनी की तरह। तो इस तरह वो फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। पूरा फ्लूइडिटी नहीं होता है, क्वासी फ्लूइड वर्ड दिया गया है, क्वासी फ्लूइड होता है या सेमी फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने सिंगर और निकलसन ने बताया। और वो जो इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था वो फ्लूइड मोज़ेक स्ट्रक्चर, मतलब मोज़ेक मतलब कह सकते हैं कि सारे जो अलग अलग आबादी है, सब अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, वो एक साथ रह रहे हैं। तो मतलब प्रोटीन और जो लिपिड है वो इस तरह से उन्होंने बनाया है अपना लेयर, वो मोज़ेक फॉर्म में कहा गया है उसको। ठीक है, जो ये फ्लूइड नेचर बताया इन्होंने सिंगर और निकोलसन ने, इसकी मदद से काफ़ी सारे फंक्शंस मालूम पड़ गए सेल के। सेल मेम्ब्रेन काफ़ी सारे जो फंक्शंस में हेल्प करती है वो हमें मालूम पड़ गए। वो कौन कौन से फंक्शंस है जो फ्लूइड नेचर की वजह से पॉसिबल है, फ्लूइड नेचर की वजह से स्टडी कर पाए हैं, जो सिंगर और निकोलसन ने बताया था। एक तो मैंने पहले बता दिया था, एंडोसाइटोसिस, ये फ्लूइड नेचर की वजह से ही हो पाता है, इंडल्फ कर पाता है। दूसरा, सेल ग्रोथ में ये हेल्प करता है। ठीक है, सीक्रेशन भी करते हैं अलग अलग, इसमें हेल्प करता है। इसी तरह सेल डिवीज़न में करता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन बनाने में हेल्प करता है। ये सब है इसके फंक्शंस। जो इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है कि ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को अपने मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसके भी दो मेथड है ट्रांसपोर्ट करने का, एक्टिव और पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। पैसिव के भी दो तरह के प्रोसेस हैं, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहले हम बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है। तो ये तो हमें मालूम है कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है वो मेम्ब्रेन उसका, या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो मतलब उस सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बिना किसी एनर्जी रिक्वायरमेंट के, और आसानी से हो जाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये मैंने बताया था ना कि वो मेम्ब्रेन होता है, पोलर साइड होता है, और अंदर नॉन पोलर होता है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या पार्टिकल होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना पोलर होते हैं ना नॉन पोलर होते हैं। तो वो आसानी से क्या होते हैं, बहुत मतलब धीरे धीरे ही हो पाता है वो, इतनी आसानी से नहीं कहेंगे, स्लो रेट में ही ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस। तो वो फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, जब भी मैं बोलूँ अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब है कि वो हायर से लोअर में जाता है, तो उससे बोलते हैं डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में वहाँ वो आ गया जो न्यूट्रल्स होते हैं। ठीक है, और इसी जगह अगर वाटर आ गया, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है H2O अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अलोंग द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, तो वो भी वाटर भी क्या होगा, डिफ्यूजन से ही होगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस भी होता है यहाँ से। ठीक है, तीसरा है कि पोलर मॉलिक्यूल कैनॉट पास थ्रू नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर। कुछ पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि वो नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि वो बीच में क्या होता है, लिपिड होता है। तो इसके लिए हमें मदद करता है प्रोटीन भी यहाँ पे दो तरह के पाए जाते हैं जो डिफ्यूजन में है। ये दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये इसमें प्रोटीन हेल्प करता है। एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है चैनल प्रोटीन, और दूसरा है कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये कैसे काम करना है बताता हूँ कि ये इसको समझने के लिए हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैं रफली बना देता हूँ अब स्ट्रक्चर। ये हो गया पोलर हेड,
ठीक है। तो प्रोटीन वो एक होता है चैनल प्रोटीन, तो वो क्या करता है चैनल प्रोटीन, इस तरह का होता है उसे, ठीक है। तो ये प्रोटीन हो गया जो इंटीग्रल प्रोटीन है, पूरा दोनों तरफ इसका निकला हुआ बाहर। तो ये इसने ये दे दिया चैनल, दे दिया रास्ता यहाँ से प्रोटीन आराम से जो भी मॉलिक्यूल है वो निकल, जैसे कि सोडियम आयन है वो बाहर ज़्यादा होता है तो अलॉन्ग तक कंसनट्रेशन नहीं आएगा, एनर्जी यहाँ पे यूज़ नहीं करेगा। पैसिव फॉर्म, पैसिव का ही एग्जाम्पल है ना फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये आ गया। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि प्रोटीन जो होता है वो स्पेसिफिक होते हैं। अगर एक प्रोटीन सोडियम को आने देता है तो सोडियम को ही रास्ता देगा, एक होगा पोटेशियम का तो पोटेशियम को ही आने देगा। इस तरह से प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं। कोई भी प्रोटीन अब ये जो काम करता है वही करेगा, दूसरा की हेल्प नहीं करेगा। दूसरा तरह का होता है कैरियर प्रोटीन, वो क्या होता है वो शेप चेंज करता है अपना। ऐसे कि मान लीजिए प्रोटीन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ पे ये आ गया कार्बोहाइड्रेट आ गया। तो कुछ समय बाद क्या किया इसने, ये जो है चेंज हो गया, इसने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया और इधर आ गया है। तो ये हो गया कैरियर प्रोटीन, या प्रोटीन ऐसे ट्रांसफ़र किया है इस तरह से इसमें। ये दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के को समझाते हैं ये कि प्रोटीन ऐसे काम करता है दो तरीके, चैनल के थ्रू भी और कैरियर के थ्रू भी, ठीक है। ये हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके बाद है एक्टिव डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है, कुछ आयन्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर तो लोअर नहीं, लोअर तो हायर हो जाएगा ज़बरदस्ती, मतलब वो ट्रांसफ़र नहीं होना चाहते हैं फिर भी उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, एनर्जी लगेगा, वो एनर्जी डिपेंडेंट है, एनर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें एक ATP यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक साथ क्या होता है कि 3 ये सोडियम आ रहा है, तो 3 सोडियम यहाँ से जाना होगा, तो 3 सोडियम और इधर से आना होगा 1 पोटेशियम। ये दोनों क्या है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हो रहे हैं। पोटेशियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन ये बाहर से ही आ रहा है। और एक होता है कि ये सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर से आता है, लेकिन बाहर फिर भी अंदर से बाहर जा रहा है। तो ये क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। 3 सोडियम और एक पोटेशियम एक साथ काम करता है ये, तो इसमें एक ATP यूज़ होती है। तो ये हो गई हाई स्कूल और इंटर तक की बात। इतनी ही नॉलेज की ज़रूरत है हाई स्कूल तक, इंटर तक। इसके आगे अगर हम पार्ट 2 में मैं बताऊँगा डिटेल में सेल मेमोरी के बारे में कि किसने डिस्कवर किया और किस की डिस्कवरी किस वजह से रिजेक्ट हुई, ये सारे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं ये, मतलब प्रोटीन आपस में, और लिपिड भी ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं आपस में, ये सारी बातें बताई जाएगी आगे। आज के लिए इतना ही।